हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रीलांसर माधवी और आज हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो मेरी वेबसाइट navigationfunctionalexpert.com पर एक यूजर ने पूछा है कि जो रिपोर्ट होती है आइटम्स की, उसमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं आइटम्स के ग्रुप के अकॉर्डिंग, लाइक कंज्यूमेबल्स एंड अदर इन्वेंट्री। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्वेंट्री की रिपोर्ट जो सबसे बेस्ट रिपोर्ट है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट, वो हम स्क्रीन पर लेके आएंगे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट 1001 टेबल आईडी है, रिपोर्ट आईडी सॉरी, 1001 रिपोर्ट आईडी है। चेक भी कर लेते हैं, यहाँ से रिपोर्ट आईडी हमें मिल जाएगा। हेल्प, हेल्प बटन पे जाना है, हेल्प एंड सपोर्ट स्पैक्ट, तो हमें रिपोर्ट आईडी मिल जाएगा। हाँ या राइट, आई एम राइट, 1001। अब रिपोर्ट रिक्वेस्ट, ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है रिपोर्ट के पहले, उसे रिपोर्ट रिक्वेस्ट पेज कहते हैं। तो अब इस रिपोर्ट रिक्वेस्ट पेज पे आपको मेंशन करना होगा स्टार्टिंग डेट, कहाँ से कहाँ तक देखना चाहते हैं। 0101 मान लेते हैं, 25 से लेकर, अगर आप 6 महीने का देखना चाहते हो, करेंट डेट तक का। एक्सपेक्टेड कॉस्ट का मतलब होता है वो जो इंटरिम वैल्यूज होती है ना, एस्टिमेटेड कॉस्ट, जैसे शिफ्ट किया है लेकिन इनवॉइस नहीं हुआ, गुड्स रिसीव्ड हुआ है, जीआरएन हुआ लेकिन इनवॉइस नहीं हुआ, एक्चुअल वैल्यू जनरेट नहीं हुई, इनवॉइस नहीं बना, वो वाली वैल्यू एक्सपेक्टेड कॉस्ट से आती है। तो वो भी आप एक्टिवेट कर सकते हो, लेकिन अभी मेन हमारा क्वेश्चन है कि हम कैटेगरीज वाइज कैसे देख सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारा फिल्टर होगा, जैसे देखो यहाँ आइटम नंबर, कोई एक नंबर देखना है, आइटम का कोई 3-4 देखना है तो पाई साइन लगा लिया, पूरा देखना है तो ब्लैंक छोड़ दो, पूरा आ जाएगा। इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप का ये देखो यहाँ पे फिल्टर है। अब इसमें देखो फिनिश गुड्स, आरएम, रीसेल, इस तरह से है। तो अगर आप ब्लैंक छोड़ दोगे तो सारा आएगा, और आप चाहो तो कोई एक भी ले सकते हो। तो अभी अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूं तो इसमें सारा आ जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पे बना हुआ होना चाहिए। अब जैसे कंज्यूमेबल्स या अदर जैसे पूछा गया है, तो आप अगर इस पे क्लिक कर दोगे, जैसे मान लो मैं सिर्फ रॉ मटेरियल का देखना चाहती हूँ, तो रॉ मटेरियल आ गया। प्लस अगर आपने कोई आइटम कैटेगरी बना रखी है, देखते हैं आइटम कैटेगरी वगैरह कुछ बना हुआ है कि नहीं, है आइटम कैटेगरी, तो आइटम कैटेगरी कोड भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट फिल्टर मेरा क्या है, आइटम कैटेगरी कोड आ गया। इसमें आपने फर्नीचर, डेस्क, चेयर, इस तरह से ऑफिस सप्लाईज, इस तरह से बना रखा है। तो अगर कोई कैटेगरी है, कैटेगरी ले लो। इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप है, ग्रुप ले लो। और भी कोई सब डिविजन बना रखा है तो वो ले लो। अब जैसे इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप में मैंने रॉ मटेरियल लिया है, रिव्यू कर लीजिए, सिर्फ रॉ मटेरियल ही आएगा क्योंकि आपने फिल्टर लगा दिया। अगर आप ब्लैंक छोड़ देते तो तीनों तरह का ग्रुप जो बना था, आरएम, एफजी एंड अदर्स जो रीसेल बना था, वो सब आ जाता। तो रिपोर्ट जनरेट होगी और आप रिपोर्ट का लुक एंड फील देख सकते हो। अब ये देखो रिपोर्ट का लुक एंड फील, रॉ मटेरियल लिखा हुआ है। अब ये रॉ मटेरियल पेज 1 एंड 2, तो लास्ट पेज पर चले जाओ, रॉ मटेरियल का टोटल, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल, जितना भी रॉ मटेरियल सिस्टम पे था इस इन्वेंटरी पोस्टिंग ग्रुप में, वो सारा आ जाएगा। तो अगर आपने आइटम कार्ड पे कोई कैटेगरी या ग्रुप, प्रोडक्ट ग्रुप बना रखा है, तो आप उसका फिल्टर लगाओ, वरना सिस्टम पे इन्वेंटरी पोस्टिंग ग्रुप का भी फिल्टर है, वो लगा सकते हो। अब ये जो रिपोर्ट रिक्वेस्ट पेज है, इस पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि और आइटम का कोई अलग ग्रुप है क्या, कोई और फिल्टर है हमारे पास। आइटम ग्रुप, जैसे इन्वेंटरी पोस्टिंग ग्रुप है ना, उसी तरह आइटम का कोई सब ग्रुप या ऐसा कुछ फिल्टर है हमारे पास। तो आप एक बार फिल्टर चेक कर सकते हो कि आप और क्या-क्या सब डिवीजन दे सकते हो। तो आपको जो-जो यहाँ पे फिल्टर लगाने के लिए मिल रहे हैं चीज़ें, जैसे मैंने कैटेगरी कोड लगाया, आइटम डिस्काउंट ग्रुप है,
वो तो आपको नहीं चाहिए होगा क्योंकि आप आइटम की वैरायटी के अकॉर्डिंग देख रहे हो, कैटेगरी हो सकती है, पोस्टिंग ग्रुप हो सकता है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। ऑर्डर नहीं। तो इसके अलावा अगर कोई और सब डिवीजन आपको मिलता है तो आप ले सकते हो। मैंने सारे चेक कर लिए। आपको जो लगता है कि बेस्ट और फिल्टर लगाने चाहिए तो वो भी ले सकते हो। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट का फिल्टर है, स्टैटिक ग्रुप का फिल्टर है। तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट फिल्टर ये होना चाहिए, इसमें से नेक्स्ट फिल्टर आप चूज कर सकते हो। अब तो मैंने इतना ही लिया था। अब अगर मैं आइटम जो इन्वेंटरी पोस्टिंग ग्रुप है इसे मैं ब्लैंक कर दूं, इसके अंदर फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, रीसेल है। हो सकता है आपने कंज्यूमेबल भी बना रखा हो, राइट? तो आपको क्या करना है, इसे ब्लैंक कर देना। अगर आपने इसे ब्लैंक कर दिया तो ये सारी कैटेगरी लेके आएगा। और मैंने जैसे कहा कि इंटरिम एक्सपेक्टेड नॉट इनवॉइस्ड वाला जो कैटेगरी है, जीआरएन हुआ या शिप्ड हुआ है, अगर आप इंक्लूड एक्सपेक्टेड कॉस्ट कर दोगे तो वो भी आपको दिखने लगेगा। अभी मैं इसे टिक कर दे रही हूँ और मैं इसे प्रीव्यू कर रही हूँ अभी सारी कैटेगरीज सारे ग्रुप के साथ। ठीक है, तो सारे इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप के साथ तीनों जो इसमें बने हुए हैं, आपके अगर एक्स्ट्रा बने हैं, कंज्यूमर वगैरह भी बना है, तो वो आपको वो भी कैटेगरी, वो भी पोस्टिंग ग्रुप, इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप दिख जाएगा। अब जैसे इसमें देखो, एक्सपेक्टेड कॉस्ट का जो लाइन है वो आने लगी है। ठीक है, आपको हॉरिजेंटल मिल जाएगी। जो मतलब जीआरएन क्रिएट हुआ होगा। अब जैसे ये रिपोर्ट कैसे काम कर रही है, पोस्टिंग ग्रुप ले लिया। सबसे पहले फिनिश्ड का पोस्टिंग ग्रुप शुरू हुआ है। ठीक है, आइटम नंबर है। आइटम नंबर पूरा स्टार्ट हो रहा है फिनिश्ड ग्रुप, फिनिश्ड इन्वेंटरी पोस्टिंग ग्रुप फिनिश्ड से। तो फिनिश्ड में जितना भी नंबर सीरीज है वो सारा आ जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, बेस यूनिट ऑफ मेजर, क्वांटिटी, वैल्यू। अब यहाँ तक ही देखो, एज ऑफ 31/12/24, यानी कि ये पिछले साल का क्लोजिंग है। क्योंकि मैंने 1 जनवरी 2025 डाला था, तो मुझे पहले लास्ट वो क्लोजिंग दिखा रहा है जो मेरे लिए ओपनिंग हो जाएगी। फिर इंक्रीज यानी कि नेक्स्ट से आपने क्या क्या परचेस किया, वो ये वाला कॉलम जो है, तो वो सेक्शन अलग अलग बने। इंक्रीज तो आपने जो भी इनपुट लिया, परचेस किया, क्वांटिटी वैल्यू आ रही है। फिर डिक्रीज आपने जो भी सेल किया, नेगेटिव किया। तो इंक्रीज में आपको पॉजिटिव एडजस्टमेंट, इनपुट, परचेस। डिक्रीज में आपको सेल और नेगेटिव एडजस्टमेंट मिल जाएगा। और जो क्लोजिंग है एज ऑफ 17/6/25, जो मैंने करंट डेट लिया है, तो ये आपको दिखाएगा आपका जो फॉर्मूला लगा है ना, फॉर्मूला लगा है आपका जो ओपनिंग प्लस इंक्रीज माइनस डिक्रीज इक्वल टू क्लोजिंग क्वांटिटी वैल्यू। अब अगर आप वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर दोगे तो आपको रेट मिल जाएगा क्लोजिंग का। इसी तरह आप ओपनिंग का, इंक्रीज और डिक्रीज का भी चेक कर सकते हो। और लास्टली होता है जब आप कॉस्ट पोस्टेड टू जीएल, अगर आपके इन्वेंट्री सेटअप में ऑटोमेटिक है, आप बैच प्रोग्राम नहीं रन करते मैनुअली पीरियडिकली, तो कॉस्ट पोस्टेड टू जीएल अगर ऑटोमेटिक है, यूनिट कॉस्ट आपका ऑटोमेटिक पोस्ट होता है, आपके जो आइटम एंट्रीज ऑटोमेटिक अपडेट होती हैं और कॉस्ट पोस्टेड टू जीएल ऑटोमेटिक होता है, तो ये अपडेट हो जाएगा। वरना आपको बैच प्रोग्राम रन करके कॉस्ट पोस्टेड टू जीएल यानी एसोसिएटेड जो सेटअप में जीएल लगे हैं, एसोसिएटेड जीएल ऑफ इन्वेंट्री अकाउंट, इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप के जो जीएल है, जो सेटअप के थ्रू इन्वेंट आइटम कार्ड के पीछे लगे हुए हैं, उनमें ये डेटा पोस्ट होगा। तो ये रिपोर्ट, ये वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको बहुत अच्छी तरह से हेल्प करेगी सारी चीजों को समझने में। और वैल्यूज हम लोग मैच कराते हैं, क्वांटिटी आप इजीली मैच करा लोगे फिजिकल क्वांटिटी से। वैल्यूज मैच होता है आपकी यूनिट कॉस्ट, आइटम एंट्रीज अपडेट, और उसके बाद कॉस्ट पोस्टेड टू जीएल, जो 3 बैच प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं उससे। और ऑटोमेटिक पोस्टिंग के ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के लिए इन्वेंट्री सेटअप पे आपके वो बुलियन एंड ऑप्शंस रहते हैं। अब देखो, ये फिनिश्ड से शुरू हुआ था, देखो मैंने फिनिश्ड वाला लिया है।
ठीक है। अब नेक्स्ट पेज के लिए आप बाहर एक बार क्लिक करो तो ये साइन बनेगा। नेक्स्ट, अब देखो फिनिश्ड यहाँ पे खत्म हुआ है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा फिनिश्ड का ये 26,28,978.79, ये जो बोल्ड में आ रहा है वो अदर देन एक्सपेक्टेड यानी जीआरएन और शिफ्ट क्वांटिटी है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट इंक्लूडेड फिर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो अपनी वैल्यूज और एक्सपेक्टेड वैल्यूज इस तरह से, क्योंकि जो एक्चुअल पोस्टिंग होती है वो इनवॉइस्ड होने के बाद ही एक्चुअल पोस्टिंग होती है। वरना क्या होता है, जैसे मान लो कि परचेस ऑर्डर सेल्स ऑर्डर पे आपने एक एस्टिमेटेड वैल्यू डाल दी और वो जब आप जीआरएन क्रिएट करते हो तो क्वांटिटी ही मेन होती है कि आपने रिसीव्ड किया गुड्स इतनी क्वांटिटी, वैल्यू का उतना काम नहीं होता है। वैल्यू का काम होता है जब आप इनवॉइस बनाते हो, तो इनवॉइस के समय जो वैल्यू पोस्ट होती है वो ऑर्डर से चेंज भी हो सकती है और जो ऑर्डर में लिखी हो वो भी हो सकती है। तो अगर चेंज होगा तो आपका जो वेरिएंस आ जाएगा अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करते हो, लेकिन आप लिफो फिफो यूज कर रहे हो तो वेरिएंस वाला ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन आपका जो एक्चुअल वैल्यू इनवॉइस के समय पोस्ट होगी वो वैल्यू यहाँ अपडेट होगी। एक्सपेक्टेड वाली आपको सिर्फ शो हो जाएगी कि जीआरएन के लिए थी, जीआरएन की इतनी क्वांटिटी अभी कहीं परचेस ऑर्डर परचेस रिसीव्ड डॉक्यूमेंट में पड़ी हुई है और उसी तरह सेल शिपमेंट में पड़ी हुई है जो डिक्रीज में जो आपको मिल रही है वो। तो इंक्रीज डिक्रीज और जो क्लोजिंग की ओपनिंग हुई है ये वाला कॉलम, तो जैसे मैंने बोला क्लोजिंग का ओपनिंग फर्स्ट कॉलम है, फिर इंक्रीज मतलब इनपुट परचेस इस तरह की चीजें पॉजिटिव एडजस्टमेंट, और डिक्रीज मतलब नेगेटिव एडजस्टमेंट सेल इस तरह की चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप चेक कर लेना, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव एडजस्टमेंट आप पाते हो तो इंक्रीज डिक्रीज आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा। तो इस तरह से आपको मिल गया ये। नेक्स्ट मिला हमें रॉ मटेरियल, यहाँ से शुरू हो रहा है। देखो इस रॉ मटेरियल में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आ रहे हैं, मतलब नंबर्स मतलब कोड, आइटम के कोड। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल फिनिश हुआ है। अब ये वाला सेक्शन हटाने के लिए हम बाहर थोड़ा क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन हट जाएगा, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। आप इसे डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके क्लियरली समझ लेना। और एक्सपेक्टेड कॉस्ट अगर नहीं देखना है, जीआरएन और शिपमेंट की क्वांटिटी एंड वैल्यू नहीं देखनी है, तो आपको सिंपल सा करना है कि जो रिपोर्ट रिक्वेस्ट पेज थी उसमें ये वाला जो ऑप्शन मैं इनेबल करके आई हूँ आप उसे बंद कर देना, तो ये नहीं दिखेगा आपको। नेक्स्ट में जाने के लिए फिर से हम एक बार बाहर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट कैटेगरी रॉ मटेरियल के बाद हमारे पास क्या है, रीसेल शुरू हो रहा है। ठीक है, हो सकता है आपका कंज्यूमेबल हो। अब उसका कोड, डिस्क्रिप्शन, बेस यूनिट ऑफ मेजर, फिर लास्ट ईयर का क्लोजिंग यानी कि इस साल का ओपनिंग, ओपनिंग प्लस इंक्रीज प्लस माइनस डिक्रीज, ओपनिंग प्लस इंक्रीज माइनस डिक्रीज इक्वल टू क्लोजिंग। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल गया और वही वैल्यू जो होगी आपकी अपडेट हो जाएगी आपके कॉस्ट पोस्टेड टू जीएल में। तो आपको ये वैल्यूज में अगर डिफरेंस दिख रहा है तो आप जो बैच प्रोग्राम चलाते हो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि यूनिट कॉस्ट अपडेट हो रहा है या नहीं, आइटम एंट्रीज उससे अपडेट हो रही है या नहीं, और कॉस्ट पोस्टेड टू जीएल अपडेट हो रहा है या नहीं। और आइटम कार्ड पे भी बुलेट बने रहते हैं कि कॉस्ट ऑटो अपडेट हो रहा है या नहीं, और इन्वेंटरी सेटअप से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रीसेल का जो लास्ट हमें चाहिए, रीसेल का इंडिविजुअल, देखो एक होता है इंडिविजुअल इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप का टोटल, सबसे पहले था फिनिश्ड का, फिर रॉ मटेरियल, अब रीसेल का। ये रीसेल का आ गया। अब देखो एक है फाइनल टोटल। फाइनल टोटल मतलब जितने भी इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप के नेम थे, सबसे पहला फिनिश्ड, फिर रॉ मटेरियल, फिर रीसेल, उन सबका टोटल, यानी इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप फिनिश्ड प्लस रॉ मटेरियल प्लस रीसेल इक्वल टू ये हो गया का मेन टोटल। ठीक है, ये हो गया आपका मेन टोटल इंक्लूडिंग 3 इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप। एक अलग अलग इंडिविजुअल टोटल है सबका, और ये है फाइनल टोटल ऑफ 3 ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग कैटेगरी इन योर सिस्टम, ये लास्ट। ठीक है,
तो अगर ये वाला एक्सपेक्टेड वाला नहीं देखना है तो आपको वो वाला ऑप्शन बंद करना है। एक बार और दिखा देती हूँ, ये वाला ऑप्शन है इंक्लूड एक्सपेक्टेड कॉस्ट। तो आपको एक्सपेक्टेड कॉस्ट नहीं दिखेगा और इसको इनेबल करने से दिखेगा। देखो एक्सपेक्टेड कॉस्ट की वजह से एक पेज कम भी हो गया, उसका डिटेल जो चला गया। लास्ट में देखो आपका ये है लास्ट टोटल, फाइनल टोटल, एक रीसेल का टोटल, और यहाँ पे रॉ मटेरियल का टोटल, इंडिविजुअल टोटल भी दिखा रहे हो, फिनिश्ड का टोटल, और फाइनली मेन टोटल, सब कैटेगरीज के साथ इस तरह से चेक कर लेना। और जब आपका कॉस्ट पोस्टेड टू जीएल आपको लगता है मिसमैच है, तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू मैच कराने के लिए फिजिकल क्वांटिटी एंड वैल्यूज का एक रिकंसिलेशन चलाते हैं। तो आप वो रिकंसिलेशन आइटम एंड जीएल का रिकंसिलेशन चला के, एक प्रोसेस होता है वो भी देख सकते हो कि वैल्यू क्यों मैच नहीं कर रही है। उसके लिए एक एक्सरसाइज होती है, डिटेल एक्सरसाइज, वो करनी पड़ती है कि फिजिकल क्वांटिटी वैल्यूज एंड कॉस्ट पोस्टेड टू जीएल की वैल्यूज क्यों मैच नहीं कर रही। उसके लिए एक दो छोटे रीजन मैं बता देती हूँ। आपको कभी भी जो सेटअप के लेजर है, जो किसी मास्टर कार्ड यानी आइटम कार्ड में मान लो इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप लगा है, जैसे कि रॉ मटेरियल पूरा एक इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप है जो आपके बैलेंस शीट के करंट एसेट्स के रॉ इन्वेंट्री के अंदर एज अ रॉ मटेरियल आपने एक जीएल बना रखा होगा, और वो आइटम कार्ड के पीछे लगा है कि ये आइटम रॉ मटेरियल है और ये बैलेंस शीट के करंट एसेट्स के इन्वेंट्री ग्रुप के अंदर जो इन्वेंट्री ग्रुप के अंदर जो लेजर बना हुआ है, या आप बोल सकते हो करंट एसेट्स ग्रुप के अंदर जो इन्वेंट्री का लेजर बना हुआ है, आरएम इन्वेंट्री, आरएम के अंदर जाके पोस्ट होना है। तो आरएम जो जीएल बनाओगे आप इन्वेंट्री ग्रुप में, वो आरएम, वो एफजी, वो कंज्यूमेबल, अदर भी जो हो सकता है, स्पेयर्स, स्क्रैप, ये जो भी आपने इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप बना रखा है जीएल, अगर ये पोस्टिंग का जीएल है, नॉर्मल सी बात है पोस्टिंग का जीएल है क्योंकि आपने इसे चार्ट ऑफ अकाउंट के बैलेंस शीट के इन्वेंट्री ग्रुप के अंदर बना रखा है। तो ये जो आप ग्रुप सब ग्रुप डिवीजन करके फिर एक पोस्टिंग जीएल बनाते हो, उसका जीएल है। तो प्रॉब्लम ये है कि उसको आप कभी भी डायरेक्ट पोस्ट नहीं करवा सकते। डायरेक्ट पोस्ट मतलब किसी जनरल के थ्रू, कि आपने कोई जनरल एंट्री पास की और उसमें वैल्यू पोस्ट करवा दी, नहीं। ये सेटअप से जाके पोस्ट होते हैं, ये सिर्फ मास्टर्स के पीछे लगते हैं। मास्टर के जो इन्वॉइसिंग टैब में, जैसे आइटम कार्ड का इन्वॉइसिंग टैब में आपने ये जीएल असाइन कर दिया होगा और इसका डायरेक्ट पोस्टिंग बंद होता है। ये पोस्ट होंगे आपके आइटम जब भी पोस्ट होगा, जहां जहां पोस्ट होगा उसमें उसके पोस्ट के द्वारा इसमें वैल्यू आएगी, ना कि आप डायरेक्टली ये जीएल लेके उसमें डायरेक्ट पोस्टिंग एक्टिवेट करके आप उसको पोस्ट कर दो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते समय डायरेक्ट पोस्टिंग सब में यस रखते हैं, जबकि जो सेटअप की जेल है उनमें बंद रखना चाहिए, क्योंकि सेटअप की जेल किसी भी जेल के थ्रू पोस्ट नहीं होनी चाहिए। वो बैकएंड से काम करते हैं और वो किसी न किसी मास्टर्स के अंदर लगे हुए होते हैं और उसके थ्रू पोस्ट होते हैं। तो अगर आप अलग अलग रखोगे और आइटम कार्ड से भी पोस्ट करवाओगे और अलग से भी उसे डायरेक्ट पोस्टिंग एक्टिवेट करा के किसी जर्नल जनरल अदर जर्नल या जेवी के थ्रू पोस्ट करवा दोगे, तो क्या होगा, आपकी डबल डबल वैल्यू आएगी, और कार्ड की वैल्यू अलग आएगी आइटम कार्ड की, और जीएल की वैल्यू अलग आएगी। तो ये भी एक रीजन होता है। तो आपको एक्सरसाइज देखनी होगी कि आप इस तरह की गलतियां ना करें। तो एक मैंने मेन रीजन बता दिया, बाकी तो बहुत बार अदर रीजन भी होते हैं। तो आपको चेक करना पड़ता है कि आईएलई के साथ जो वैल्यू एंट्रीज पोस्ट हुई, इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप वाइज, डेट वाइज, वो मंथ वाइज हम क्या करते हैं, मैच कराते हैं। कि अगर एक दिन की आपने अगर बहुत बड़ा डेटा है तो पहले लोग ईयर चेक करते हैं, उसके बाद सब डिवीजन, मंथ, क्वार्टर, मतलब हाफ ईयर, क्वार्टर, मंथ, और फिर 15 डेज, एंड फिर कभी 1 डेज पे भी चेक कर लेते हैं कि वैल्यूज मैच कर रही है या नहीं। तो इस तरह से वैल्यूज मैच करा लेते हैं और पता चल जाता है कि कहाँ गलत है, तो वहां जाके करेक्ट करते हैं। क्योंकि आईली और वैल्यूज एंट्रीज में भी
वैल्यूज के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब डायरेक्टली नहीं पता चलता है तो हम टेबल्स के थ्रू भी जाते हैं कि टेबल्स का डेटा निकाल के एक्सेल पर फिर हम डेटा मैच कराएं। तो वो तो बहुत डिटेल एक्सरसाइज होगी। पहले ब्रीफिंग थी कि इस रिपोर्ट को समझाना, जो मैंने समझा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।